हेलो स्टूडेंट, मैं एमडी सफीर रहमान फिर से एक बार नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने। अब हम लोग जो प्रोजेक्ट परख वाला सेट का सॉल्यूशन कर रहे थे, सेट 5, जिसमें हम लोग पिछले 2 वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी को सॉल्व किए हैं। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन सी में, और सेक्शन सी में हम लोग सॉल्व करेंगे 39 से लेकर 46 जो है क्वेश्चन नंबर है। मतलब 8 क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। आप लोगों को पता है इसमें 6 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको 8 क्वेश्चन में। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं आंसर फटाफट। 39 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा गया है कि घरेलू परिपथ में तारों को पार्श्वक्रम में क्यों जोड़ा जाता है। हम लोग जो घरेलू परिपथ है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें जो तार को जोड़ा जाता है वो पार्श्वक्रम में जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब पूछा गया है क्यों, तो इसका आंसर इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि साधारण घरेलू विद्युत परिपथों में सभी उपकरण क्या क्या है, जैसे वाल्व है, पंखा है, ट्यूब है आदि को पार्श्वक्रम में संयोजित करते हैं। अब पूछा गया था कि क्यों, तो पार्श्वक्रम संयोजन में क्या होगा कि विभिन्न उपकरणों के साथ अलग अलग स्विच लगा सकते हैं। मतलब हम अगर चाहें कि पंखे में अलग स्विच हो, हम लिखते हैं ना कि एक स्विच लगाते हैं, उसमें सिर्फ पंखा ही चलता है, ट्यूबलाइट नहीं, और बल्ब जलाने का मन करता है तो हम लोग बल्ब वाला स्विच ऑन करते हैं। तो मतलब अलग अलग स्विच लगाने का एक व्यवस्था है। इसी व्यवस्था में कुल प्रतिरोध क्या होता है, घट जाता है। ये विशेष रूप से तब अधिक सहायता होता है जब विभिन्न साधित्रों मतलब अलग अलग जो हमारे उपकरण है कि प्रतिरोध जो है वो भिन्न भिन्न है, क्योंकि अलग अलग रेजिस्टेंस से बना हुआ है। सभी प्रकार का उपकरण जो है एक तरह का तो नहीं है, 1 वाट का 1 वोल्ट का, सब कुछ तो ठीक है, अलग अलग है, भिन्न होते हैं, और उनके भिन्न भिन्न विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। एक लाइट जलने में जो हमारे विद्युत की आवश्यकता है फैन में, उससे अधिक लगेगा। तो अलग अलग उपकरण के लिए अलग अलग विद्युत धारा चाहिए। तो ये तब संभव होगा जब इसको हम लोग पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे, यानी समांतर क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने से ये सहायता नहीं होगा। तो ये हो गया कहानी 39 का आंसर, और बहुत अच्छा से सहज सरल लैंग्वेज से लिखा गया है। 40 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्युत टेस्टर, हम लोग जो टेस्टर है होता है मार्तुल तथा विद्युत स्त्रियों, कोई भी विद्युत सामग्री होता है, तापन अवयव शुद्ध धातु का ना बनाकर मिश्र धातु का क्यों बनाया जाता है। एकदम एकदम प्योर धातु का नहीं बनाया जाता है, उसमें क्या होता है, मिश्र धातु बनाया जाता है। अब पूछा गया है कि क्यों, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण इस प्रकार हम लोग लिखेंगे कि व्यापक रूप से मिश्र धातुओं का प्रतिरोधकता जो है उनकी अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होता है। मतलब इसमें रेजिस्टेंस पावर जो है वो अधिक है, इसमें प्रतिरोध क्षमता जो है वो अधिक है, किसमें, प्योर धातु की अपेक्षा मिश्र धातुओं में। और मिश्र धातु का उच्च ताप और शीघ्र का उपचयन जो है दहन नहीं होता है, ये जल्दी गल नहीं जाता है, जल्दी इसका उपचयन नहीं होता है, रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए यही कारण है, यही 2 आप कारण दे दीजिएगा कि लिखिएगा कि मिश्र धातुओं का उपयोग जो है विद्युत स्त्री, टेस्टर आदि जैसे सामान्य विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण के में किया जाता है। तो यह हो गया इसका हल। अब 41 में चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 41 में क्या पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में क्या अंतर है, उसको आपको स्पष्ट करना है, अंतर देना है। तो यहाँ अंतर जब भी हम लोग लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे, देखिए बढ़िया से, एक लेफ्ट साइड में रखेंगे और एक राइट साइड में रखेंगे। कोई भी अंतर आपको देता है आप इस प्रकार सजा के लिखेंगे, ये फोकस करता है, और जो कॉपी जांचते हैं उसको अच्छा लगता है उनको। तो ये दे दिए हैं लेफ्ट साइड में प्रत्यावर्ती धारा और इधर दे दिए दिष्ट धारा। अब 2 पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखेंगे, आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। तो यहाँ दे दिया है 1 नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम एसी कहते हैं, में विद्युत आवेश जो है वो समय समय पर दिशा बदलता रहता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि विद्युत धारा जो है उसका जो आवेश है वो समय समय पर क्या करेगा, दिशा बदलेगा। किसमें, एसी में, मतलब प्रत्यावर्ती धारा में। और दिष्ट धारा जो है जिसे हम डीसी कहते हैं शॉर्टकट में, वो विद्युत आवेश क्या होता है, हमेशा एक ही दिशा में बहता है। तो एक सिंपल सा फंडा है कि दिष्ट धारा जो है वो एक ही दिशा में बहेगा और प्रत्यावर्ती धारा में दिशा बदल जाता है। 2 नंबर जो है पॉइंट दिया गया है इस अंतर में कि प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है वो प्रतिवर्ती होती है,
मतलब क्या है, प्रतिवर्ती होती है। और दिश धारा का मान जो है वो अचर होता है, चर भी हो सकता है, अचर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो प्रतिवर्ती धारा और दिश धारा में ये 2 नंबर जो है ऑप्शन क्या बोलते हैं कि अंतर जो है पॉइंट ये दिया गया है, 2 पॉइंट हो गया। अब आपको नंबर बढ़ाना है क्योंकि इसमें 3 नंबर आता है, तो ये एक अच्छा सा दे दीजिएगा उदाहरण। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया गया है, उदाहरण पावर स्टेशन किसमें, प्रतिवर्ती धारा में, और दिश धारा के लिए दे दिया गया है सेल बैटरी। हम जानते हैं कि कई सेल मिलकर क्या बनता है, बैटरी। एक को बोलेंगे सेल, कई सेल मिलकर बैटरी। सेल और बैटरी एक ही चीज है लगभग। अब क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए क्या पूछा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखे। यहाँ समीकरण को संकेत या सूत्र नहीं दिया गया है, यहाँ आपको शब्द में लिखा गया है। इसमें कभी कभी बच्चे जो है परेशान हो जाता है, तो परेशान होने वाली बात नहीं है। आप देखिए यहाँ क्या है, नाइट्रोजन। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये नंबर में नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है द्विपरमाणु होता है, N2 लिख दिए। और क्या है इसमें, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिख दिए। मतलब हम यहाँ करते हैं, देखिए ये N2 दे दिए नाइट्रोजन, साथ में क्या दिए हाइड्रोजन, और इसमें हमें अमोनिया बना है। लेकिन एमोनिया का अगर फॉर्मूला हम याद नहीं है तो फिर समस्या है। तो एमोनिया होता है NH3। तो यहाँ ये है। अब हम इसे क्या कर लेना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है। अब इसमें हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो हमें हाइड्रोजन का नहीं सोच के नाइट्रोजन पर आते हैं। नाइट्रोजन कितना है यहाँ, 2। नाइट्रोजन इसमें 2 बना लेंगे। कैसे 2 बनाएंगे, हमेशा सामने रखेंगे। पूरे परमाणु, पूरे जितना भी हमारे यौगिक है उसके सामने। नाइट्रोजन तो 2 हो गया, इस चक्कर में हमारे हाइड्रोजन का जो है कितना हो गया, संख्या 6। तो 6 हो गया, तो ये हम आराम से 6 कर सकते हैं, 3 दूना 6। इस प्रकार संतुलित करना होता है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर में असंतुलित और संतुलित रासायनिक समीकरण जो पढ़ते हैं, इसमें ऐसा है। इसमें फिर क्या दिया गया है, सोडियम। चलिए हम लोग आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सोडियम का क्या होता है, संकेत Na होता है। और जल का तो हम लोग जानते ही हैं, H2O। पहले O वाला लिख देंगे, इसके आगे जो 2 है ये सब नहीं ध्यान देंगे, पहले उसका संकेत या फॉर्मूला को, सूत्र को लिख लेंगे। फिर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है NaOH, उसका सूत्र होता है। और हाइड्रोजन H2 हमेशा H2 है। अब इसका क्या है, इसमें एक मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन जो है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं देखे, H2O दे दिया है, तो हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा। अब संतुलित कर लीजिए, यहाँ 2 बैठ गया, क्योंकि सोडियम जो है यहाँ Na बढ़ गया। अब H2 के चक्कर में सोडियम बढ़ गया, तो इधर हम लोग 2 लगा देंगे। इस प्रकार क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। संतुलित रासायनिक समीकरण को और डिटेल्स में पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए। 3 नंबर में था मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो O2। अब ये इधर दे दिया मीथेन और ये ऑक्सीजन, और इधर बन गया क्या 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 दिया है, देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, और साथ में जल दिया है, जल। अब संतुलित करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जल जो है वो हाइड्रोजन 2 है। अब इसमें हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं कि 4 है। इस प्रकार संतुलित करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन को कर दिया कितना, देखिए 4 बना दिए, और 4 बना दिए तो ऑक्सीजन बढ़ गया, तो इधर 2 लगा दिए। तो एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान था। तो यहाँ तक हम लोग 42 तक हम लोग का हो गया। अब चलेंगे 43 नंबर पर, मतलब अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में क्या पूछा गया कि एक ग्वाला जो है वो ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है। ताजे दूध जो है उसका जो प्योर दूध है उसमें क्या मिला देता है, बेकिंग सोडा। हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। इसमें ये क्या करता है, ग्वाला जो है वो ताजे दूध में थोड़ा सा मिला देता है। आप पूछता है कि क्यों मिलाता है, कारण तो कुछ होगा क्यों मिलाता है। तो इसका एकदम सिंपल आसान भाषा में दिया गया है आंसर कि ये ग्वाला जो है वो ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा इसलिए मिलाता है ताकि दूध में बेकिंग सोडा मिलाने से दूध का pH मान जो है वो 6 से बढ़कर थोड़ा क्षारीय हो जाता है और दूध जल्दी खराब नहीं होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि एसिड है तो जल्दी खराब हो जाएगा और ना हो, और दही जल्दी ना बने, मतलब वो जल्दी ना, जैसे बोलते हैं कि दूध जो है टूट गया, इस प्रकार ना हो, उसमें क्या करता है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। और हम जानते हैं सोडा मतलब क्षारीय, pH मान होता है दूध का 6, उसमें क्या हो गया, उसका क्षारीय हो जाने के कारण वो जल्दी खराब नहीं होता है, इसीलिए ग्वाला ऐसा करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 44 पोषण क्या है, पोषण मतलब पोषण क्या है, हम लोग जो पोषण पढ़े थे, तो सपोषण और प्रपोषण में अंतर क्या है।
तो पहले पोषण का एक स्पष्ट परिभाषा लिखेंगे, फिर सपोषण और परपोषण में अंतर को स्पष्ट करेंगे। तो पहले है पोषण। तो पोषण को हम लोग इस प्रकार डिफाइन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपपचय क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे हम अभी क्या करते हैं, पढ़ा रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मतलब हमारे शरीर में कुछ भी हो रहा है, हम लोग चल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो हमारे शरीर में जो भी उपपचय क्रिया होता है उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना ऊर्जा हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ऊर्जा क्या होगा, कहाँ से आएगा, भोजन से प्राप्त होती है, हम खाएंगे तब ना। अतः जीवों के द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों की प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषण क्या है, एकदम सिंपल परिभाषा लिखिएगा कि सभी जीवों में कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा कहाँ से आएगा, भोजन से। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जो हम भोजन करते हैं वही हो गया पोषण। अब पूछा गया था कि सपोषण और परपोषण में अंतर क्या है। हम लोग छोटे से ही सुनते आ रहे हैं कि पौधा जो है, हरे पौधा जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाता है, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो वही है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, सपोषण और परपोषण। इसका 3 पॉइंट दिया गया है छोटा छोटा। नंबर 1, ये केवल हरे पौधों में पाए जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि हरे पौधा जो है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है पत्तियों में, जिसके कारण वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है। मतलब केवल हरे पौधों में पाए जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कुछ जीवों में जैसे यूग्लिना, इसमें भी पाए जाते हैं। ये केवल जंतु में पाए जाते हैं क्या, परपोषण। जैसे हम मनुष्य हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, कोई भी है, उसमें परपोषण होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है। 2 नंबर में है, इसमें पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सपोषण में पौधों में पाचन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परपोषण में इसमें पाचन की आवश्यकता है। कोई भी कुछ खाएंगे पिएंगे तो पाचन की आवश्यकता है। 3 नंबर पॉइंट में क्या है, इसके लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। तो इसमें 3 दिया गया है। याद रखिएगा सपोषण होने के लिए क्या हमारे शरीर में हमें तो मिल जाएगा क्या, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्राप्त कर सकते हैं, जल, लेकिन हमारे शरीर में क्या नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। तो सपोषण के लिए ये आवश्यक है। और इसके लिए क्या, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक नहीं है, किसमें, परपोषण में। तो यही था फंडा। 44 नंबर में बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। क्या पूछा गया है कि जीन के किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन करें। जीन जो हमारे शरीर में डीएनए का टुकड़ा होता है, डीएनए का छोटा अंश होता है जीन, जिसे आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता है। मेरे पिताजी से मेरे में आया, मेरे से फिर मेरे नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा। तो जीन की जो किन्हीं 3 आपको कैरेक्टर बताना है, विशेषता बताना है। 45 में चलेंगे। जीवों को गुणों का निर्धारण उनके जीन प्रारूप के कारण होता है। जीन प्रारूप के कारण होने वाले गुणों का जीन की माता पिता दोनों ये युग्मकों का संयोजन के समय ही होता है। जीन के कारण ही एकरूपता होती है। जीन के पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, संतानों में संचित रहते हैं। एक यही कैरेक्टर दिया गया है, विशेषताएं यहाँ दिया गया है जो आप याद कर सकते हैं। क्या क्या, जैसे जीन के कारण एकरूपता होती है। जीन जो है वो पैतृक पीढ़ी से, मतलब पिता माता से अपने संतान संतति पर चलता है, मतलब ये आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। याद रखिएगा। तो यही है जीन का कैरेक्टर, विशेषताएं। अब चलते हैं 46 में। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीन प्रवाह क्या है, मतलब जीन जो ट्रांसफर होता है, जीन का प्रवाह क्या है, ये कैसे होता है। ये प्रवाह क्या है पहले आपको डिफाइन करना है, परिभाषा, और फिर क्या करना है, ये कैसे होता है ये आपको बताना है। तो चलिए 46 का आंसर इस प्रकार हम लोग दे सकते हैं। पहले तो जीन प्रवाह लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, इसका एक अच्छा सा परिभाषा इस प्रकार लिखेंगे कि उप्रवासी जीव के जीनों का किसी नए समष्टि में प्रवेश करना जीन प्रवाह कहलाता है। किसी नए जीव में जीन का ट्रांसफर होना ही जीन प्रवाह है। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं सम्मिलित होती है। जैसे क्या क्या घटनाएं, जैसे परागकण। परागकण कहाँ है, उनके सर में का दूर तक उड़कर जाना। क्या हो जाता है कि परागकण जो होता है, जो पुंकेसर में होता है, फूलों में हम लोग पढ़े थे, वो उड़कर चला जाता है। और मनुष्य का दूसरे देशों में जाना, जैसे हमारे देश भारत से चले गए कोई
अमेरिका इंग्लैंड में रहने चले गए, तो लाल रंग वाले भृंगों का, काले रंग वाले भृंगों का समूह का निवास करने जाना। कई कई भृंग जो है रंग, मान लीजिए कि रंग वाले जो है भृंग, वो क्या करने लगा, सालों भर काले रंग के भृंग के साथ क्या करने लगा, निवास करने लगा। तो एडेप्टेशन हो जाता है। इस जन्म द्वारा नई नई भिन्नताएं उत्पन्न होती है। कोई मान लीजिए कि भारत का एक आदमी है, वो अमेरिका में रहने लग गए और वहाँ शादी ब्याह सब कर लिया, तो उसमें क्या होगा कि जीन का प्रवाह जो होगा वो अलग, फिर नया जीन का उत्पत्ति हो जाएगा, एक अलग कैरेक्टर दिखेगा, उसमें एक अलग विशेषताएं आएगा। तो वही हो गया जीन प्रवाह। जीन प्रवाह किसी स्थान के जीन मूल में परिवर्तन कर देता है। जो पहले जीन वाला था उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। ये कार्य आबादी से किसी जीव को दूसरी आबादी में शामिल कर देने से भी होता है। तो ये सब कारण है जीन प्रवाह क्या हुआ, इस जीन प्रवाह कैसे होता है, इस प्रकार आप लोग आराम से आंसर लिख सकते हैं। आप इस प्रकार बना बना के भी कुछ जोड़ सकते हैं। तो यही था आज के इस वीडियो में जो हम लोग सेक्शन सी सॉल्व किए हैं। इस वीडियो में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन डी को देखेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।